हेलो प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 3 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कल की 2 वीडियोज़ मैंने आपको डिटेल्ड में समझाई हैं। कूलाम का नियम इस लाजवाब ट्रिक से मैंने आपको समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर से ज़रूर वॉच कीजिए। अगर आप एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी और बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स का आपको जो कीड़ा है वो अगर पकड़ में आ गया तो आप फिजिक्स के ज्ञानी कहे जाओगे। तो वो 2 वीडियो मैंने पर्सनली आपके लिए ही बनाई हैं। जितना एक्सपीरियंस मुझ में था मैंने सब कुछ उस वीडियो में डाल दिया है। सब कुछ अच्छे प्रैक्टिकली अच्छे लैंग्वेज में समझाने के लिए मैंने उसमें आपको सब कुछ विधिवत समझाया है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उसे जाकर प्लीज़ फुल वॉच कीजिए। तो आज की वीडियो में बने रहिएगा। फिर से उसी भाव से उसी लगन से हम फिर से पढ़ाने वाले हैं आपको फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड स्थिर वैद्युत की पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 4 कल आएगा। पार्ट 4 आने के बाद आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और पूरा चैप्टर समाप्त होने का मतलब अगर इस लैंग्वेज में आपने पढ़ा तो कह दूंगा मैं कि वाह क्या बात है। यानी कहने का मतलब कि सब कुछ एकदम से धुआंधार कह सकते हो, एकदम लेवल का, हर चीज़ लेवल को आपको मिलेगा। यानी वो वीडियोज़ अगर नहीं देखी हैं तो जाकर प्लीज़ उसे देखना, प्लीज़ वॉच कीजिएगा उसे, क्योंकि उस वीडियो में कुछ ना कुछ आपके लिए खास रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और अच्छी लगन से, सच्चे मन से। यहाँ पे आपका अब हमें पढ़ना है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। कल की वीडियो में हमने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव का एक मैंने यूनिट आपको बताया था डीवाई। तो अब आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव हमने समझा था 2QL। वैद्युत द्विध्रुव P बराबर होता है 2QL, यानी चार्ज और मल्टीप्लाई होता है लंबाई का। और वैद्युत द्विध्रुव का यूनिट क्या हो जाता है तो कूलाम मीटर हो जाएगा। ये भी हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। तो उसी पे यहाँ पे है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र मतलब कहने का मतलब वही प्रोसेस, वही चीज़ कि वैद्युत क्षेत्र मतलब कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज है आपके पास, इलेक्ट्रिक है, उसने कुछ अपना दबदबा बना रखा है कुछ कैंपस में, कुछ एरिया में, उसे हमने कह दिया वैद्युत क्षेत्र। अब वो यही कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र है, यानी उसमें सब कुछ लिमिटेड है। समान मतलब लिमिटेड है। तो एक वैद्युत क्षेत्र है, समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म क्या कैसे काम करता है। कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा यदि एक वैद्युत द्विध्रुव मतलब वही 2 चार्ज होंगे, उनके बीच की कुछ दूरी पे रखे गए होंगे और एक चार्ज प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, तभी जाके वो दोनों चार्ज जुड़ेंगे और 2Q कहलाएंगे। तो यदि एक वैद्युत द्विध्रुव यानी एक वैद्युत द्विध्रुव है एक वैद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा जाए तो उस पर एक बल युग्म कार्य करेगा। कहने का मतलब यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक यहाँ पे क्या रखा गया, देखो वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है और एक आपका यहाँ पे ये माइनस वाला थोड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा होगा आपको, मैं छोटा कर लेता हूँ इसे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, इसका एक पार्ट प्लस वाला ये रहा और माइनस का Q का पार्ट इधर रहा। और एक वैद्युत क्षेत्र जो है उसको किस एंगल पे रखा गया तो थीटा एंगल पे यहाँ पे रख दिया गया है। तब जो है एक वैद्युत बल युग्म कार्य करता है। हम उसको निकालने वाले हैं। यहाँ पे उसे क्या कहा जाता है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो फिगर आपको समझ में आया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे रखा गया है और एक प्लस का एक माइनस का, और एक वैद्युत क्षेत्र जो है किसी एंगल पे यहाँ पे रखा गया है। फिर आगे क्या कहता है आपका वीडियो, आपका जो क्लास है, यानी आगे कहता है कोण बनाते हुए रखा जाए तो उस पर एक बल युग्म कार्य करेगा जिसे बल युग्म का आघूर्ण कहा जाता है और टाउ कहा जाता है। ऐसे क्या पढ़ते हैं तो टाउ आपका साइन देख सकते हो, टाउ का साइन ये होता है, यानी ऐसे करके ऐसे बना दे देता है, उल्टा जे कह सकते हो आप। तो टाउ से बल युग्म का आघूर्ण कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, हम आगे समझते हैं धीरे धीरे इसको। आगे यहाँ पे लिखा है कि टाउ का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। टाउ का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। जैसे आपका फोर्स फोर्स इक्वल टू क्या होता है W इक्वल टू F × D होता है, वैसे यहाँ पे टाउ का भी यूनिट न्यूटन मीटर होता है।
उसका अन्य मात्रक जूल प्रति वोल्ट मीटर इनवर्स भी होता है। आपका इसका एक अलग मात्रक भी आपको ध्यान में रखना है, जूल प्रति वोल्ट मीटर इनवर्स भी होता है। उसके बाद टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, पी ई साइन थीटा। ये हमने आपका इलेक्ट्रिक वाले फील्ड से, यानी इलेक्ट्रिक वाला जो आपका चैप्टर है वहाँ से लिया कि पी ई टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ये फिगर आपको समझ में आया होगा। पहली बात तो फिगर को अभी हमें आगे डिस्कस करना पड़ेगा, तो फिगर आपको समझना जरूरी है। यानी यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, दोनों तरफ रख दिया गया है, बीच में विद्युत क्षेत्र को थीटा एंगल पे रखा गया है। अब आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, आगे हम बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो हाँ उसका अन्य मात्रक जूल प्रति वोल्ट मीटर इनवर्स भी होता है। टाउ का मात्रक यहाँ पे बताया जा रहा है। अब टाउ का मतलब बताया जा रहा है, तो पी यहाँ पीछे देखा आपने, यानी यहाँ पे देखो टाउ इज इक्वल टू क्या लिखा था, यहाँ पे भी लिखा है टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अगर हमने क्या कर दिया कि दो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को और दो नहीं एक विद्युत क्षेत्र को दो विद्युत आघूर्ण के बीच में अगर हमने थीटा एंगल पे रखा तो एक फॉर्मूला निकल के आता है, जिसे कहते हैं टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। पी यहाँ पे क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और थीटा वही एंगल है, साइन थीटा हमने वहाँ पे लेट कर लिया है। अब हम बल युग्मन निकालेंगे, किस टाइप का आपका बल युग्मन यहाँ पे आने वाला है। अब जो साइन निकलने की बात थी, तो साइन कहाँ से निकल के आ रहा है, तो साइन भी यहीं से निकल के आता है। कहाँ से, यहीं से। तो टाउ इक्वल टू अगर निकालेंगे तो पी क्या था, और पी आपका कूलाम मीटर था ना, आपका कूलाम मीटर पी का यूनिट हुआ करता था। पीछे हमने वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। तो क्या होता है वहाँ पे, कूलाम मीटर आपका विद्युत द्विध्रुव का यूनिट था। उसके बाद ई लिखा है यहाँ पे, ई का क्या हो जाएगा, न्यूटन अपॉन कूलाम। वहाँ पे पढ़ा था ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू से, तो वहाँ से इसका यूनिट निकल आया ई का। अब यहाँ से कूलाम कट जाता है, तो वो जो यूनिट लिखा है वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाउ इज इक्वल टू न्यूटन बच गया, मीटर बच गया, तो न्यूटन मीटर लिख दिया। अब दूसरा वाला कहाँ से आया, अब ये यूनिट में निकालना बताता क्यों हूँ, इसलिए बताता हूँ क्योंकि यूनिट जो है, पूरा फिजिक्स आप पढ़ लो, लेकिन यूनिट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका बनता है। हर एक पेपर हो, कोई भी नीट जेई आईआईटी आप उठा के देख लो, यूनिट जो चैप्टर है वो पीछा छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यही जो नंबर बना भी देता है, 1-2 नंबर मेनली इसी से बन जाते हैं। यूनिट निकालना आपको आना चाहिए, याद करते रहोगे तो कभी भी याद होने वाला नहीं है, आपको यूनिट निकालना आना चाहिए। आगे हम निकालते हैं इसका जो दूसरा यूनिट लिखा है, जूल प्रति वोल्ट मीटर इनवर्स। ये कहाँ से निकल के आया है, तो हम निकालेंगे यहीं से। कि ऊपर आपको ध्यान में रखना है कि टाउ इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, हमने उसका यूनिट निकाला। अब हम वहीं से निकालेंगे। अब पहले कल की वीडियो में हमने बताया कि वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, तो वर्क का आपका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। एफ इंटू डी यानी बल गुणे विस्थापन या बल गुणे दूरी, ये वर्क के बराबर हो जाता है। अब हम वहाँ पे एफ को अगर इधर कांस्टेंट रख लें, इधर हमने W बराबर एफ इंटू डी कह तो दिया, लेकिन अब अगर हमने डी को इधर अगर एफ को इधर ही रख लें और डी को इधर ट्रांसपोज करा दें, तो वो क्या आ जाएगा, बाई में आ जाएगा, W अपॉन डी हो जाएगा यहाँ पे। तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू आ जाएगा W अपॉन डी। W अपॉन डी यानी यहाँ पे आ जाएगा जूल प्रति मीटर। W का वर्क हो गया, वर्क मतलब जूल, और D का डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस मतलब मीटर, तो जूल प्रति मीटर। यहाँ से F का यूनिट निकल के आया है। अब टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू हमने लिखा न्यूटन मीटर है। अब यहाँ से हमने दूसरा यूनिट क्या निकाला, उसका जूल प्रति मीटर। इधर यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, और इधर हमने मीटर से मीटर कट गया, तो जूल आपका क्या निकल आया, एक इसका भी निकल आया जूल। टाउ का यूनिट एक तरीके से क्या निकल आया, जूल निकल आया। अब मैं एक बात और बता दूं आपको कि देखो बल आघूर्ण, यही टाउ की जो बीमा होती है और कार्य की जो बीमा होती है वो हमेशा एक होती है, बराबर होती है। इसीलिए यहाँ पे देखो टाउ किसके बराबर निकल आया, जूल के बराबर निकल आया। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करना है कि बल आघूर्ण और जूल की बीमा बराबर होती है, तो अगर टाउ बनाएंगे तो वो उल्टा जे होता है, और जूल बनाएंगे तो सीधा जे होता है। तो बस दोनों को बराबर कर दो, कि उल्टा जे हो चाहे सीधा जे हो, बीमा डायमेंशन के बिहाफ पे दोनों बराबर कहे जाएंगे। अब उसके बाद ये वाला यूनिट कहाँ से निकल गया है, वोल्ट प्रति मीटर इनवर्स। ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, तो जो मैंने निकलवा दिया वो आपको याद कर लो, वो किसी दिन आएगा, किसी दिन मैं और बता दूंगा।
तो यहाँ से टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ये आपको समझ में आया ना कहाँ से आया, कि वहीं से कि अगर थीटा एंगल पे रखा जाए किसको, विद्युत क्षेत्र को, किसके बीच में, अगर दो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच में विद्युत क्षेत्र को थीटा एंगल पे रखा जाए तो फॉर्मूला आपका निकल के आता है। तो जो बल आघूर्ण काम करता है वो टाउ इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा। यहाँ तक हमने मान लिया। अब साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। ये आपको पता होगा अगर आप टेक्निकल मैथ पढ़ रहे हो, बेसिक रेडियो ऑपरेटर, आप एयरफोर्स के जवान हो, एयरफोर्स के आपके एस्पायरेंट हो, तो इतना आपको पता है कि साइन थीटा का जो मैक्सिमम मान होता है 1 होता है और मिनिमम मान -1 से और +1 होता है आपका, ये होता है मिनिमम एंड मैक्सिमम मान साइन थीटा का। तो साइन थीटा का मैक्सिमम मान अगर मान लेते हैं हम, क्या होता है यहाँ पे, तो 1 हमने लेट कर लिया, तो थीटा क्या हो जाएगा फिर 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब टाउ मैक्स क्या निकल के आया, तो पी ई सिर्फ बचा, क्या बचा, सिर्फ पी ई। टाउ मैक्स क्यों लिखा, क्योंकि हमने साइन थीटा का मान मैक्सिमम महत्तम माना है, तो टाउ मैक्स आपका निकल के आ गया पी ई, साइन थीटा का 1 हो गया। उसका यदि यहाँ यदि ई बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलाम हो, अगर ई की वैल्यू जो हो, जो हमने वहाँ पे कल देखा था फॉर्मूला ई बराबर F/Q, तो ई की वैल्यू अगर 1 न्यूटन प्रति कूलाम हो तब P बराबर टाउ मैक्स, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर हो जाएगा, तो बल युग्म आघूर्ण के बराबर हो जाएगा, ये बल आघूर्ण के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये निकल के आ रहा है। अगर ई की वैल्यू, विद्युत क्षेत्र को हमने 1 मान लिया, 1 न्यूटन प्रति कूलाम मान लिया, तो अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो बल आघूर्ण के बराबर हो जाएगा। इतना आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसके बाद अतः, यानी वहीं जो यहाँ पे हमने बराबर कर दिया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, कि यहाँ पे क्या लिख रहा है कि अतः किसी द्विध्रुव का विद्युत आघूर्ण वह बल युग्म है जो कि द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। जो फिगर हमने पीछे काउंट किया कि विद्युत क्षेत्र, जो विद्युत क्षेत्र है, नहीं जो टॉपिक था आपका, कि एक समान विद्युत क्षेत्र जब कहाँ पे मौजूद हो, एक समान विद्युत द्विध्रुव पर मौजूद हो, तो वही आ गया ना 1 न्यूटन प्रति कूलाम, हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे। तो ये हो गया आपका। अतः किसी द्विध्रुव का विद्युत आघूर्ण वह बल युग्म है जो कि द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने का पर द्विध्रुव पर लगता है। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। जितना भी मैंने जाना, जितना भी मैंने समझा, फिगर से लेकर हर एक चीज़, यूनिट से लेकर डायमेंशन से लेकर ट्रिक से लेकर, मैंने सब कुछ इस टॉपिक में आपको डिलीवर कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि प्रीमियर जब चलता है तो लोग ज़्यादा अटैचमेंट आते हैं, तो यूट्यूब को भी लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ इस पर हलचल हो रही है। तो आप वीडियो को शेयर करके जल्दी से आ जाइए, हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकंड टॉपिक है आपका कि विद्युत क्षेत्र में, यानी विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। फिगर वही आप लेट कर लेना, यानी यहाँ पे आपका ये फिगर ऐसे करके, यहाँ पे ई है और यहाँ पे आपका मान लेते हैं हम +2, यहाँ पे आपका -Q हम लेट कर लेते हैं, इसे हम +Q मान लेते हैं बस। तो वही सेम हो गया कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य है वो कैसा होता है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। अभी तक आपने टाउ देखा, बल आघूर्ण देखा, वो वहाँ तक सेटिस्फाई आप होना, आगे बढ़ के हम देखते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो वर्क डन इन टर्निंग अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यदि एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा हो तब क्षेत्र से थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। कहने का मतलब फिगर आपका वही बनेगा, ऐसे करके यहाँ पे क्या बना था, यहाँ पे हमने थीटा बना रखा था और यहाँ पे आपका क्यू था, यहाँ पे माइनस वाला क्यू था। अब इसको हमें घुमाने में जो किया गया कारण थीटा एंगल पे घुमा दें, हम इसको क्या कर दें, ऐसे करके ऐसे घुमा दें, तब जो कार्य करना पड़ता है वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे वो डिस्कस करने वाले हैं हम। तो वो कार्य किसके बराबर हो जाता है, तो W इक्वल टू आ जाता है PE ब्रैकेट में 1 - cos थीटा के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, तो W इक्वल टू PE 1 - cos थीटा के बराबर यहाँ पे हो जाता है। P यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण है, पिछले में हमने डिस्कस कर लिया।
ई यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, पीछे हमने देख लिया। यदि थीटा 90 डिग्री हो तो W बराबर पी ई होता है। क्यों होता है? क्योंकि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 आती है। यहाँ पे हमें उसे परपेंडिकुलर ही रखना है, क्योंकि अगर हमने कॉस थीटा की वैल्यू 0 रख दी, उसके पैरेलल ही रख दी, यानी घुमाना है तो भाई एक को परपेंडिकुलर रखेंगे, एक को हॉरिजॉन्टल, एक को वर्टिकल रखा जाएगा, तभी तो घुमा पाएंगे हम प्लस के साइन में बना करके। तो उसी एंगल पे हमने उसे घुमा दिया। अब उसके बाद आगे W इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अगर थीटा हमने 90 डिग्री के बजाय 0 डिग्री रखा होता तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल थी। यहाँ पे जैसे ऐसे दोनों पैरेलल हो जाती, तब यहाँ पे 0 डिग्री हम कहते हैं कि 0 डिग्री एंगल आपका बन रहा है। तो 0 डिग्री रखते तो कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, और 1 से 1 यहाँ पर भी 1 आ जाता, यहाँ पर भी 1 पहले से है, तो 1 से 1 कट जाता, तो W की पूरी वैल्यू 0 हो जाती। तो 0 हमें करनी नहीं है, हमें वर्क निकालना है, कुछ वर्क निकालना है, वो किसी न किसी चीज़ के बराबर आ जाए। तो वो किसके बराबर आएगा आगे देखते हैं हम। ये देखते हो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, ना 90 रख दिया, ना हमने 0 रख दिया, हमने क्या रख दिया 180 डिग्री रख दिया, यानी एकदम स्ट्रेट हमने घुमा दिया उसको। वहाँ से घुमा के एकदम, यानी प्लस का साइन था, प्लस से हमने क्या लाइन बना दी, पूरा 180 डिग्री बना दिया हमने। ओवरलैप कंडीशन नहीं कह रहा हूँ मैं, 180 डिग्री का एंगल बनाने को कह रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे कह रहा है यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन W इज इक्वल टू 2PE के बराबर हो जाएगा, यानी जो वर्क आपका हो जाएगा वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के मल्टीपल का 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि cos 180 डिग्री का मान होता है -1, और -1 जब रखेंगे तो वो हो जाएगा प्लस का 2, और PE पहले से लगा हुआ तो 2PE हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब क्लियर कट, मुझे भी भरोसा होता है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा सांस ले लूँ मैं। ओहो, अब क्या है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा आपकी क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसे हम देखेंगे। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उसे अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने के लिए करना पड़ता है। अनंत से विद्युत क्षेत्र, यानी जैसे विभवांतर हमने पीछे पढ़ा था, वैसे ही अभी यहाँ पर भी उसी के बाद डिस्कस की जाएगी। तो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, अब स्थितिज ऊर्जा मैंने कल आपको समझाया था कि अगर कोई चीज़ ऊंचाई पे रखी गई है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। अगर जैसे जो खिलौना आता है बच्चों की, जो गाड़ी आती है उसमें चाबी भरी जाती है, वो तो अपने आप चलने लगती है। तो जो हम चाबी भरते हैं वो किस एनर्जी के फॉर्म में वहाँ पे स्टोर करके रखी जाती है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वहाँ पे स्टोर करके रखी जाती है। आगे बढ़ते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उसे अनंत से वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने के लिए करना पड़ता है। अब उसके बाद यदि वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई से थीटा कोण पर रखा गया हो तो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। अब ये बेसिकली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी मैं आपको क्लियर आसानी से समझाता हूँ। यानी कहने का मतलब इम्पोर्टेंट का ये नहीं कि बताऊँगा नहीं, इम्पोर्टेंट का मतलब इनसे लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। कभी कदार हो जाएगा पूछ लिया गया, हरदम नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन जो मैंने वैद्युत द्विध्रुव बताया आपको, वैद्युत द्विध्रुव जो दोनों बताया मैंने, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये ध्यान में आपको रखना है। तो यहाँ पे जो आपका ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, वो U इक्वल टू क्या आती है, तो PE cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा। और यहाँ पे यदि प्रारंभिक विक्षेप थीटा नॉट बराबर 90 डिग्री हो तो U बराबर माइनस PE cos थीटा यहाँ पे हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो फालतू में इसमें टाइम ज़ाया ना करें। हम आगे बढ़ते हैं, आगे वाला टॉपिक हम पढ़ते हैं। आगे वाला टॉपिक कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव से उत्पन्न वैद्युत की तीव्रता तथा विभव। कहने का मतलब जो वैद्युत द्विध्रुव है इससे उत्पन्न वैद्युत की तीव्रता तथा वैद्युत विभव क्या होता है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला आता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ पे पहली स्थिति आती है अक्षीय स्थिति, यानी एक्सियल इन ऑफ पोजीशन।
इंड ऑफ आपका इंड ऑन पोजीशन होता है यहाँ पे। अच्छी स्थिति में क्या होता है हम आगे यहाँ पे देखते हैं। आगे कहाँ चला गया, ये रहा, यहीं पे है, हाँ ये यहीं पे है कि वही आ गया ना, वैद्युत द्विध्रुव से उत्पन्न विद्युत की तीव्रता तथा विभव। तो अच्छी स्थिति में हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये आपको तो पता चल गया होगा क्या है ये आपका है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब यहाँ पे प्लस का क्यू है, यहाँ पे माइनस का क्यू है, दोनों के बीच की दूरी एल मिलाकर उन्होंने 2l मानी है, 2l हमने रिलेट कर ली। अब उसके बाद इधर देखो एक फोर्स क्या लग रहा है, यानी अनंत से लाने में जो किया गया कार्य वो तो उसमें पीछे था। तो ये फिगर को समझ में नहीं आ रहा है, 1 मिनट। तो यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ गया प्लस 2l और 2l इधर हो गया, जैसे आर के बीच में अच्छी स्थिति में, और ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है, दोनों से प्लस मिलाने वाली रेखा पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत याद करना है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, तो ए बी आपका विद्युत द्विध्रुव है, वो मैंने आपको बता दिया। दोनों आवेशों प्लस क्यू और माइनस क्यू को मिलाने वाली रेखा पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव हमें ज्ञात करना है। इस स्थिति को अक्षीय स्थिति हम कहते हैं, तो ये आपको नोट करके रखना है, फिगर आपको भी ध्यान में माइंड में रखना है। उसके बाद यहाँ पे ए बी की जो लेंथ है वो 2l दी हुई है, और ए बी के मध्य बिंदु बराबर 0 है, ओ पी बराबर r है, तो पी पर वैद्युत क्षेत्र आपका क्या होगा, यहाँ पे हमें वो निकालना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे अब देखो ये डेरिवेशन आपका जो पूछा तो जाता नहीं इतना बड़ा, आर की वैल्यू अगर एल से इतनी बड़ी हो जाती है तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा बी वोल्टेज, वो अभी हो गया आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के मल्टीप्लाई पी अपॉन आर स्क्वायर वोल्ट में होता है। अक्षीय स्थिति में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है अक्षीय और निरक्षीय स्थिति यहाँ पे पूछ ली जाती है। तो एक्सियल में आपका क्या होता है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, एक होता है मैग्नेट वाला, तो वहाँ पे आर क्यूब होता है दोनों में, यहाँ पे आर क्यूब नहीं होता है, तो वोल्टेज का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के मल्टीप्लाई पी अपॉन आर स्क्वायर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, अपने जहन में उतार लेना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं, ये आपका अक्षीय स्थिति था। इसके बाद हम बात करते हैं निरक्षीय स्थिति में, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, यानी ब्रॉड साइड ऑफ ऑन पोजीशन, ब्रॉड मतलब अलग साइड में। अब कह रहा है इसमें जो है निरक्षीय स्थिति में इस स्थिति में बिंदु P दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की लंब समद्विभाजक रेखा पर स्थित रहता है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि इस स्थिति में जो है आपका, इस स्थिति में बिंदु P दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की लंब समद्विभाजक रेखा पर स्थित रहता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, ये कुछ फिगर बना हुआ है, यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इधर बना हुआ है, नीचे 2l पे रखा गया है, तो इस पे क्या कर रहा है, पर वो आपका लंबवत जो है सिचुएटेड है। फिगर कुछ आप देखो, इतना मैं बता दूँ आपको। अब डेरिवेशन ये 12th क्लास के लिए है, अगर 12th क्लास वाली अगर समझना चाहो तो वो ले लो, नहीं वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, तो उसकी बात मैं बाद में करूँगा। तो कहने का मतलब क्या, यानी निरक्षीय स्थिति आपको फॉर्मूले से मतलब होना चाहिए, अक्षीय निरक्षीय, क्योंकि आपका जो 1D एग्ज़ाम होते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं, उनमें इतना लेंदी नहीं पूछा जाता है, तो इतना लेंदी हमें पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें सिर्फ फॉर्मूला देख लेना है, क्योंकि हम प्रूव करने में अभी टाइम बहुत चला जाएगा, और लेट करते यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ध्यान में आपको ये रखना है। विद्युत क्षेत्र जो हो जाएगा वो निरक्षीय स्थिति पे निकलता है, और आपका जो हो जाएगा क्या, वोल्ट विभव जो है वो, जैसे पहले में देखा अक्षीय स्थिति में क्या निकला था, वोल्टेज निकला था, वो भी कितना निकला था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और मल्टीप्लाई में पी अपॉन आर स्क्वायर। तो वहाँ पे जब वोल्टेज निकला था तो विद्युत क्षेत्र आपका 0 हुआ। क्या था, विद्युत क्षेत्र 0 था, यानी अगर वहाँ पे क्या निकला था तुम्हारा, यानी वहाँ पे हमने क्या, B = क्या निकला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और पी अपॉन क्या था, आर स्क्वायर यहाँ पे लिखा था। तो यहाँ पे E की वैल्यू क्या थी, 0 थी, विद्युत क्षेत्र वहाँ पे 0 था। अब यहाँ पे अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के
इंटू पी अपॉन आर क्यूब। ये आपको ध्यान में रखना है। बच्चे दोनों में आर क्यूब लगा देते हैं, यानी वो सोचते हैं कि वैद्युत द्विध्रुवाकरण में जो निकलता है एक्सियल पोजीशन पे और नॉन एक्सियल पोजीशन पे, तो वहाँ पे दोनों में क्यूब लगा दिया जाता है। ऊपर पी और 2p, पी वो होता है ना मैग्नेट वाले, आपको पढ़ोगे आगे जब आपका जो 12th वाली आप फिजिक्स पढ़ोगे उसमें मिलेगा आपको वो 2p अपॉन आर क्यूब, पी अपॉन आर क्यूब, वो उसमें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र आपका इतना निकल के आता है 1/4πε0 इंटू के इंटू पी अपॉन आर क्यूब। यहाँ पे आपका जो वोल्टेज होता है वो क्या, विभवांतर जो होता है वो 0 हो जाता है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ई की दिशा बी ए के समांतर पी आर के अनुदिश होती है। बिंदु पी पर विभव वोल्टेज आपका 0 हो जाएगा। वी की कोई दिशा नहीं होती है क्योंकि यह एक अदिश राशि है। वोल्टेज यानी वोल्ट की कोई दिशा नहीं होती है, तो उसे हम अदिश ही घोषित कर देंगे। उसके बाद आगे देखते हैं। अब यहाँ तक आए, वहाँ पे आपका निरक्षीय, अक्षीय, एक्सियल पोजीशन, नॉन एक्सियल पोजीशन, वहाँ पे ये खत्म हो गया आपका। अब हम इसमें जो आगे पढ़ने वाले हैं वो क्या है आपका, तो वो रहने वाला है पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व आपका क्या होता है तो देखते हैं इसे हम। यहाँ पे पृष्ठ घनत्व होता है, जैसे नाम से स्पष्ट है आपका क्या वो पृष्ठ घनत्व। हाँ, यहाँ पे आपका नाम से स्पष्ट है सरफेस चार्ज डेंसिटी। एकांक क्षेत्र पर स्थित आवेश को पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। यदि r त्रिज्या वाले गोले पर कुल आवेश q एक समान रूप से वितरित हो तब गोले के तल पर पृष्ठ घनत्व बराबर q/4πr² होता है। पृष्ठ घनत्व की को क्या किससे निरूपित करते हैं तो सिग्मा से निरूपित किया जाता है। आपको समझ में आया होगा कुछ डेफिनेशन, यानी एकांक क्षेत्र पर, एकांक क्षेत्र पर मतलब आपका जो एरिया रहना चाहिए वो एक रहना चाहिए। स्थित आवेश को पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। स्थित आवेश को जो है क्या कहा जाता है, पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। इसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मूला इसका क्या बन गया, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या बन गया यहाँ पे, सिग्मा इज इक्वल टू q/a। यहाँ पे ये पृष्ठ घनत्व का आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे पृष्ठ घनत्व क्या हो जाएगा, वही एरिया तो वहाँ पर लिख दिया ना हमने, क्या लिखा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या q/a। अब a क्या है, पृष्ठ घनत्व एकांक क्षेत्र पर स्थित आपका, और ये क्या होगा, गोला होगा, तो गोले का एरिया होता है 4πr² होता है। तो यहाँ पे इसके बराबर हमने लिख दिया, तो उसे हम अलग इस टाइप में भी लिख सकते हैं कि सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा q/4πr²। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ये इतना आपका यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है भाई, पूछा जा सकता है कि q/4πr² किसके बराबर होता है, तो आपको वहाँ पे q/a याद रहेगा, 4πr² याद ही नहीं रहेगा। तो ये बात की जा रही है गोले के लिए, क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्वीय क्षेत्रफल जो होता है 4πr² होता है। तो यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू q/4πr² आपको ध्यान में रखना है, माइंड में, जहन में उतार लेना है। और पृष्ठ घनत्व की परिभाषा भी आपको यहीं से याद कर लेनी है कि एकांक क्षेत्र पर स्थित आवेश को पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। एकांक क्षेत्र पर स्थित आवेश को पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। यहाँ से आप ऐसे याद कर लो कि एकांक, जैसे मान लो आपको नीचे रख दिया हमने, एक एरिया है, इस पर उत्पन्न जो चार्ज को क्या कहा जाता है, तो पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। ऐसे भी आप याद कर सकते हो, इजी लैंग्वेज में, फॉर्मूले से ही डेफिनेशन याद हो गई तुरंत ही। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो ठोस कोण क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल हम किसे कहते हैं, तो सॉलिड एंगल क्या होता है, तो किसी गोले के क्षेत्रफल, गोला मतलब यानी हमने एक गोला ले लिया, इसका कोई ना कोई क्षेत्रफल होगा, वो लेटरल हो गया या टोटल हो गया, वो उस पर डिपेंड करता है। तो किसी गोले के क्षेत्रफल और उसके त्रिज्या के स्क्वायर के अनुपात को ठोस कोण कहा जाता है। कहने का मतलब किसी गोले का क्षेत्रफल, किसी गोले का क्षेत्रफल हो गया, आपका एरिया हो गया, अब उन उसकी त्रिज्या के स्क्वायर के अनुपात को क्या कहा जाता है, मतलब आपका क्या कहा जाता है, सॉलिड एंगल कहा जाता है। ठोस कोण आपका यहाँ पे कह दिया जाता है। अर्थात वही कि गोले का क्षेत्रफल 4πr² और अपॉन r² यहाँ पे लिख दिया गया है उसके अनुपात को, तो निकल गया है 4π
और जहाँ आर जो है वो गोले की त्रिज्या कहलाया जाएगा। यहाँ पे आगे देखते हैं हम, ये देखते हो आप फिगर यहाँ पे देख सकते हो कि आपका ये कोई सर्कल बना हुआ है और यहाँ पे कुछ एंगल निकाल के ये ओमेगा ये ds हो जाएगा अपॉन ये r हो जाएगा। यहाँ से कुछ फिगर आपका यहाँ पर ड्रॉ कर दिया गया है। उसके बाद आगे यही कह रहा है यदि एक गोला जिसका त्रिज्या r हो तो अगर एक छोटे से इसके क्षेत्र ds पर विचार किया जाए तो इसके लिए ठोस कोण ds अपॉन r स्क्वायर कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? तो ds अपॉन r स्क्वायर। ds किसको दिखाएगा? एरिया को दिखाएगा, अपॉन r स्क्वायर यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे, तो ठोस कोण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? स्टेरेडियन होता है, अतः इसकी कोई बीमा नहीं होती है। और ये आपको ध्यान में रखना है, जहन में उतार के चलना है कि ठोस कोण जो है उसकी कुछ भी बीमा नहीं होती है और इसका मात्रक लेकिन होता है स्टेरेडियन। उसके बाद विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? अब फ्लक्स मतलब अब वही आगे हम समझेंगे इसी वीडियो के अंतर्गत। तो विद्युत फ्लक्स यहाँ पे क्या होता है हम देखने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो किसी क्षेत्र के क्षेत्रफल एवं उसकी लंबवत दिशा में वैद्युत विस्थापन के घटक के गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। कहने का मतलब किसी क्षेत्र के क्षेत्रफल एवं उसकी लंबवत यानी क्षेत्र के क्षेत्रफल तथा उसकी लंबवत दिशा में वैद्युत विस्थापन के घटक को कंपोनेंट के गुणनफल को क्या कहा जाता है? विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। तो यहाँ पे फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई इंटू ds, यहाँ पे बोल दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है यदि एक विद्युत क्षेत्र E में एक क्षेत्रफल ds पर विचार किया जाए तो इस क्षेत्र से गुजरने वाला जो फ्लक्स की मात्रा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? आपका यहाँ पे d फाई इक्वल टू ई डॉट ds, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया? एक तीर जो है एरो लगा दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतना तो आपको पता होगा, अगर किसी भी जो है कोई भी राशि उसके ऊपर अगर वेक्टर लगा हुआ है तो वो वेक्टर राशि कहलाती है, नाम से ही स्पष्ट है वेक्टर। आगे देखते हैं, यहाँ भी यहीं पे देखो लिखा हुआ है कि ds की दिशा क्या है? ds की दिशा कुछ अलग वे में है, ये देख सकते हो आप। ds की दिशा इधर है और आपका विद्युत क्षेत्र इधर गया है, इसके बीच में कुछ एंगल पे ये एक दूसरे से निकल रहे हैं। उसके बाद यहाँ फाइव इक्वल टू ई इंटू ds हो जाएगा। अब गॉस का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट IMP डाल लो, आपको भी पता है क्या है ये, कौन सा बला है। तो गॉस का नियम क्या कहलाता है? तो किसी बंद तल के अंदर आवेश की मात्रा Q हो तो बंद तल के ऊपर विद्युत क्षेत्र के कारण फ्लक्स की मात्रा फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हम थोड़ा जल्दी पढ़ना चालू कर देते हैं क्योंकि नहीं तो टाइम हमारे पास नहीं बचेगा। तो आपको ये डेफिनेशन बस इतना ही याद करना है कि फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, Q इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं कि डी फाई इक्वल टू ई कॉस थीटा, यहाँ पे ds हो जाएगा। ये अलग है, चलो कोई बात नहीं, ये आपको प्रूफ करना नहीं है क्योंकि आपके प्रूफ में तो आएगा नहीं है। 11th-12th का जो चैप्टर पढ़ जाता है तो हमें प्रूफ नहीं करना है, हमें पढ़ देना है। आगे ये ख़त्म हो गया क्या? आप शायद नहीं है, आगे थोड़ा बहुत है। यहाँ से यहाँ तक तो हटाओ। यहाँ से देखते हैं हम गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग क्या है, ये क्या कहलाता है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन में पढ़ना है किसका? गॉस थ्योरम का हमें क्या पढ़ना है? एप्लीकेशन यहाँ पे देखना है। तो गॉस के प्रयोग के प्रमेय के अनुप्रयोग, तो कह रहा पहला लिखा हुआ है एक समान आवेशित गोले के कारण बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी एक आपका क्या है? आपका एक आवेशित गोला है, यानी प्लस 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 यहाँ पे सभी जगह क्या है? ये आवेशित आपका एक गोला है। गोले का बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाह्य बिंदु मतलब ये जो सरफेस है इसके हर एक पॉइंट पे बात की जा रही है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? यहाँ पे आप देख सकते हैं ई बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ई बराबर लिखा हुआ है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। इसको अगर अलग वे में जैसे आपने देखा होगा कहीं ना कहीं लिखा, तो ई बराबर लिखा रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे Q अपॉन
आर स्क्वायर। तो ये सब आपको फॉर्मूला कहीं ना कहीं देखा होगा, आपने देखने को मिला होगा। तो इसका भी यूनिट क्या हो जाता है, तो वोल्ट मीटर हो जाता है, क्योंकि वही है इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जब वोल्ट प्रति मीटर होता है तो इसका भी वोल्ट प्रति मीटर ही होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले पे। यहाँ सेकंड वाला कहता है कि एक समान आवेशित बहुत ही लंबे बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले क्या था, एक गोला था जो एक समान आवेशित से आवेशित था, उस पे उसके बाहरी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या देखी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई Q अपॉन R स्क्वायर। अब दूसरा कोई आ गया, दूसरा मतलब आ गया एक समान आवेशित बहुत ही लंबे बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई लंबा बेलन है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगर इसको अलग लैंग्वेज में भी लिखना चाहें हम, इजी लैंग्वेज में जहाँ पे आपको याद हो जाए, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई Q अपॉन R। तो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है। अगर अलग लैंग्वेज में लिखें, क्यों नहीं है, यहाँ पे लेमडा होगा, यहाँ पे लेमडा होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, उसकी तरंग दैर्ध्य होगी, लंबाई होगी बेलन की। वहाँ पे चार्ज तो आएगा नहीं, वहाँ पे उसकी लंबाई लेंथ हम मेजर करेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बारी आ गई धारिता की। कैपेसिटी मतलब कैपेसिटी जो आपकी होती है कि आप कितने कैपेबल हो इसको संभालने के लिए, इसको रखने के लिए। तो वो आप यहीं पे बात की जा रही है कैपेसिटी की। तो धारिता क्या होती है, किसी चालक को दी जाने वाली आवेश की वह मात्रा जिससे वह उसका विभव एकांक से बढ़ता है, चालक की विद्युत धारिता कही जाती है। अर्थात किसी चालक की धारिता चालक को दिए आवेश व उसके कारण चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को भी कहते हैं। इसे C से निरूपित किया जाता है। यदि एक चालक को Q आवेश देने से उसके विभव में वृद्धि V हो, तब उस चालक की धारिता क्या होती है, ये यहाँ पे हमें देखना है। तो क्या हो जाता है, तो C इक्वल टू हो जाता है Q अपॉन V, यानी क्या हो जाता है, C इक्वल टू Q अपॉन V। अब की क्या, अगर हमने डिफरेंस उसमें देख लिया तो dQ अपॉन dV हो जाएगा, आवेश में वृद्धि अपॉन विद्युत विभव में वृद्धि। अब आवेश धारिता का जो है सही मात्रा क्या होता है, फैराड होता है। क्या फैराड होता है, इसे कूलाम प्रति वोल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे कूलाम प्रति वोल्ट कहा जाता है। वो यूनिट आपको यूनिट से ही निकल के यहाँ पे आया, क्योंकि Q का क्या हो जाता है कूलाम और V का हो जाता है विभव का वोल्टेज। यहाँ पे आपने इतना समझ में आएगा। बीमा कैसे निकाल देते हैं यहाँ पे, तो कूलाम का जो बीमा निकाल के मैं आपको बताता हूँ, कूलाम प्रति वोल्ट की जो बीमा मैं निकालता हूँ आपको यहाँ पे। तो वो 1 मिनट बस इधर ये रख लूँ। तो इसका निकालना है कूलाम प्रति वोल्ट का हमें निकालना है। तो पहले तो वोल्टेज का हम निकालते हैं। तो वोल्टेज का कैसे निकालेगा, तो V इक्वल टू आई आर होता है ना। अगर हम ओम के नियम से निकालें तो V इक्वल टू आई आर होता है। I का एम्पियर हो जाता है तो A से ये रहेगा, और R होता है क्या, R क्या हो जाता है आपका, तो R होता है रेसिस्टेंस। अब R का यूनिट कैसे निकालेंगे हम, R होता है ओम, तो यूनिट हो गया। R की बीमा कैसे निकालेंगे, तो वो 1 मिनट, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A मीटर, L अपॉन मीटर। चलो इसका भी याद नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा बाद में। यहाँ पे यूनिट क्या लिखा हुआ है, और अभी तो याद आ जाता है लेकिन याद ही नहीं आ रहा है। इसका जो बीमा हो जाती है m इनवर्स L की पावर माइनस का 2 T की पावर 4 और A की पावर 2 होता है। इसका क्या हो जाती है, ये बीमा हो जाती है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे आपका हम क्या देखेंगे, तो आगे देखने का है यहाँ पे 1 माइक्रोफैरड किसके बराबर होता है, तो 1 माइक्रोफैरड बराबर होता है 1 माइक्रोफैरड बराबर 10 की पावर माइनस का 6 फैरड है। 1 पिकोफैरड बराबर होता है 1 पिकोफैरड, इसे पिको पढ़ो, यहाँ पे माइक्रो नहीं लिखा, पिको, तो 10 की पावर माइनस 12 फैरड होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, आपके दिमाग में इसे रखना है। अब आगे देखते हैं, आगे फैरड देखते हैं, फैरड क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फैरड की परिभाषा। तो ये लिखा है यदि एक चालक को 1 कूलाम आवेश देने से उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो,
तब उसकी धारिता 1 फैराड कहलाती है। 1 फैराड धारिता का बड़ा मात्रक है, इसीलिए इसके छोटे मान वाले फैराड 1 माइक्रोकुलाम और 1 पिको फैराड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पिको कुलाम यहाँ पे का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता हमें अब आगे पढ़ना है। आगे देखते हैं यहाँ पे विलगित कहाँ गया ये, हाँ तो विलगित ये रहा मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई, ये तो कहाँ चला गया था ये। विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, तो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर आर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता बराबर होती है C बराबर 4πε0 इंटू आर। इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, C बराबर 4πε0 आर, यानी यहाँ से आपका इस तरह बड़े बड़े क्वेश्चन देखते हैं, बड़े बड़े एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, कोस्ट गार्ड हो गया, BSF, HC, RO, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, जिसमें फिजिक्स पूछी जाती है। चुनिंदा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से वो जरूर से जरूर क्वेश्चन आपका उठाते हैं। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ पे आपको रेडियस दी जाएगी, आपको निकालना रहेगा उतना बस। अब उसके बाद आगे देखते हैं हम, आगे यहाँ पे यदि चालक के चारों ओर वायु के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम हो तब C बराबर 4πε0 K इंटू आर हो जाएगा। यहाँ से ε0 का निकालेंगे C/4πr²। ε0 का जो मात्रक होता है वो फैराड प्रति मीटर इनवर्स के फॉर्म में भी होता है, यहाँ पे हमने देख लिया, ये निकाल लिया हमने। अब वैसे चालक की ऊर्जा क्या होती है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य ही उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, अर्थात किसी चालक पर अनंत से उस पर उपस्थित आवेश को लाने में किए गए कार्य की मात्रा को चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी चालक को Q आवेश देने से उसके विभव में वृद्धि V हो व उसकी धारिता C हो, उसकी स्थितिज ऊर्जा U निम्न सूत्र से प्राप्त होगी। किससे हम प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं U इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ CV²। पहला तो U इक्वल टू हाफ CV², फिर हाफ Q²/C और फिर यहाँ पे हाफ QB। अब ये कैसे निकालेंगे, तो एक फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, उसको आपको डेरिवेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हाफ CV लिखा हुआ है, हाफ CV²। अब यहाँ पे Q इक्वल टू क्या पीछे लिखा था, Q इक्वल टू होता है CV, पहले से होता है Q इक्वल टू CV। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हाफ CV मल्टीप्लाई V लिख दिया। CV किसके बराबर हो गया, Q के बराबर हो गया, यहाँ पे Q के बराबर हो गया, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आया QV, यानी हाफ, थर्ड वाला तो निकला है QV। अब हम वोल्टेज को क्या लिखेंगे, तो वोल्टेज को लिखेंगे Q/C। यहाँ पे अगर लिखा जाए वोल्टेज इक्वल टू Q/C, अब अगर इसको उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, हाफ Q पहले से है मल्टीप्लाई Q/C, तो क्या निकल आएगा आपका, ये सेकंड वाला फॉर्मूला यहाँ पे निकल आएगा, हाफ Q²/C। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में होगा। अब इसका पुनर्वितरण भी हम देख लेते हैं, ये कैसे काम करता है। तो अब इसका जो पुनर्वितरण है वो इस प्रकार से कुछ काम करता है, या आवेश का रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एवं ऊर्जा में हानि। तो माना x और y दो चालक हैं, x पर आवेश Q1 उसका विभव V1 व धारिता C1 है, y पर आवेश Q2 उसका विभव V2 व धारिता C2। यहाँ पे तो फिगर x एंड y इस तरीके से आपको यहाँ पे बने हुए दिख रहे होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब x और y को एक पतले तार में जोड़ दिया जाए, तब दोनों का उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q1 प्लस Q2/C1 प्लस C2 बराबर C1V1 प्लस C2V2/C1 प्लस C2। तो यहाँ से आपको क्या हो गया, ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है कुछ, x पे आपका जो आवेश हो जाएगा इतना, y पे इतना हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का कुछ और चुनिंदा टॉपिक। आज की जो क्लास थी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, इतनी नहीं थी, क्योंकि इसमें वही टॉपिक हैं छोटे छोटे से, ज़्यादा डेरिवेशन इसमें नहीं था, छोटे छोटे टॉपिक थे। लेकिन यहाँ से जो वन लीनियर बनने के क्वेश्चन बहुत आशंका दिखाई जाती है कि वन लीनियर क्वेश्चन आपका यहाँ पे बहुत अच्छा बन जाता है। कहने का मतलब वन लीनियर मतलब, अब मैं थोड़ी सी आपको थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ आपसे कि किसी भी टॉपिक पे। तो एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप किसकी तैयारी कर रहे हो, अभी 1 मिनट रुको, इसको मैं फ्रंट पेज पे ले आऊँ, यहीं पर रख दो, हाँ बस। अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो, या नेवी की तैयारी कर रहे हो,
कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, नेवी। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अगर आपने शुरुआत में अभी से तैयारी स्टार्ट की है तो आप क्या करना, एक कॉपी ले लेना छोटी सी, या आपको कैसे भी मिल जाए, छोटी मिल जाए बड़ी मिल जाए, वो चल जाएगा। तो कॉपी ले लेना एक। फिजिक्स अगर आपको फोड़ना है, एयरफोर्स का किसी भी लेवल का अगर आपको एग्ज़ाम फोड़ना है तो नोट बना लेना। नोट बनाने का मतलब कहीं से कुछ भी मिले, कोई कुछ भी पढ़ा रहा हो, कहीं आपने पेड बैच लिया हो वो सही है, आप यूट्यूब से फ्री में पढ़ाई कर रहे हो वो सही है। आप क्या करना है, एक छोटी सी कॉपी बना लेना, उस पर क्या करना है, आपको सब लिख डालना है, जो कोई बता रहा है उसको लिख डालना है। क्योंकि फिजिक्स है वो जितनी जल्दी समझ में आ जाती है उतनी जल्दी चली भी जाती है। ये बात तो होती है फिजिक्स में कि जितनी जल्दी आपको समझ में आएगा उतना ही लेके चला भी जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है। तो मैथ का तो चलो चल जाता है, रिवीजन होता रहता है, बार बार आप रिवीजन भी कर लेते हो। लेकिन आपको अगर एयरफोर्स का, कोस्ट गार्ड का, या जिनमें लगभग आपका पूछा जाता है, रेडियो ऑपरेटर हो गया, इनमें जो लगभग पूछे जाते हैं, तो इनमें से अगर आपको क्या करना है, पढ़ना है अच्छे से, तो आपको अपना बना लेना है। और एक बात मैं उसको डिस्कस कर लूँ कि BSF रेडियो ऑपरेटर का जो अभी एग्ज़ाम डेट, मैं उसी के लिए पढ़ा ही रहा हूँ, रेडियो ऑपरेटर के लिए बेसिकली। तो अगर उसका एग्ज़ाम अभी लगा नहीं है, कब तक होने वाला है, तो ये भी अभी तय नहीं है। वो एक बात से मैं बता सकता हूँ, क्योंकि अगर इस बार आपका एग्ज़ाम होता है वो ऑफलाइन ना होगा, ऑनलाइन होगा। और अगर जिन लोगों ने दो फॉर्म फिलअप किए होंगे, यानी रेडियो ऑपरेटर का भी, रेडियो मैकेनिक का भी, तो सबसे पहले पहला एग्ज़ाम हो जाता है, फिर दूसरा एग्ज़ाम हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि पहला तो देना है, आपको अच्छे से पेपर देना है। अगर पहले में कुछ गड़बड़ हो जाता है तो रेडियो मैकेनिक का है उसको दे देना है। इसमें तो दो चांसेस मिलते हैं कि पहला पेपर आपका गड़बड़ हुआ है तो दूसरे पेपर में जाके आपको कराना है। मैं अपनी एक बात बताऊं, पिछली बार का जो रेडियो ऑपरेटर का मैंने खुद पेपर दिया था, तो मैं रियलिटी है, मैं बताना चाहता हूं क्योंकि मेरा लॉस हुआ था। मैं आपको जब नया मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, तो अगर कोई बच्चा जुड़ा होगा, नया देख रहा होगा, तो वो उन्होंने क्या कहा था, कहने का मतलब ये उन्होंने कहा था कि हाँ जैसे बच्चे जुड़े हैं, कहने का मतलब अगर जैसे बच्चे जुड़े हैं, तो मैंने क्या किया था, मैंने आपको पढ़ाया था, केमिस्ट्री में लगा था मैंने, और फिजिक्स पढ़ाता रहा था मैं अच्छे से आपको। तो मेरा क्या था, मैंने पेपर दिया था, मुझे माइनस मार्किंग एक भी अंदाज़ा नहीं था, मैं आपको पढ़ाने में लगा था बस। केमिस्ट्री मैंने हर तरफ से, हर कहीं से ला के मैंने झोंक दी थी आपके लिए, केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा बच्चों को। लेकिन खुद का मेरा बिगड़ गया था, मैं खुद भी पढ़ नहीं पाया था, और मेरे नंबर जो बने थे वो बने थे 93 के आसपास। मैंने खुद जब जोड़ा था आंसर की लाके, लेकिन कट ऑफ कितनी गई थी, 94.25 चली गई थी। अब बताओ कितना दुख हुआ था मुझे, इतना मतलब लॉस हुआ था मुझे कि अब बता नहीं सकता मैं, क्योंकि मतलब पेपर निकलने वाला था कहीं आसपास। मुझे अभी तक वही ना कि पछतावा होता है कि शायद उस दिन मैंने नहीं किया होता तो ये होता वो होता। लेकिन जो भी था आप सभी लोगों के लिए था। अगर कोई भी लास्ट तक इस वीडियो को देख रहा होगा, अभी नहीं, मैं पता नहीं किस दिन ये वीडियो वायरल होगी, या अब तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैं तब तक खुद से डिलीट नहीं करूँगा, ये डिलीट नहीं होगी। तो अगर फाइनल तक कोई भी इस वीडियो को देख रहा है या वो मेरी आवाज़ सुन रहा है, तो आप चाहे कल देखो वीडियो या परसों देखो वीडियो, कहीं भी देखना आप, कभी भी, आज से 42 साल बाद, 40 साल बाद, कभी भी आप इस वीडियो को देखना, तो एक कमेंट ज़रूर कर देना कि मैं इस लास्ट पॉइंट तक पहुंचा था। क्योंकि मैंने जो है अपना लाइफ भी बर्बाद किया है इसके चक्कर में, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर में मेरे 1 नंबर रुके थे। अगर मैं उस टाइम पे खुद पढ़ लेता केमिस्ट्री, एक क्वेश्चन ही कर लेता, 2 क्वेश्चन कर देता, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, तो मेरे अच्छे मार्क्स गेन हो जाते हैं। लेकिन मैंने बस एक गलती की थी, मैंने पढ़ाया आपको था, मैं खुद नहीं पढ़ पाया था। तो अगर कोई भी बच्चा कभी भी आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद
कभी 2026 हो गया, 2028 में, कभी भी इस वीडियो को देखिएगा तो कमेंट ज़रूर करना इस वीडियो के नीचे कि मैं आज ये वीडियो देख रहा हूँ, इस तारीख को देख रहा हूँ और जो आपने कहा है और मैं तैयारी इसके ऐसे कर रहा हूँ वैसे। तो लास्ट अगर कोई टिकेगा तो वो बताना कि नहीं आपने सही किया है गलत किया, तो वही बताना था। क्योंकि और तब बीच में यूट्यूब भी मैंने बंद कर दिया था, थोड़ा सा लॉस उसमें हो गया था, तो तरह तरह की बातें थी, अलग अलग बातें थी, तो मेरा लॉस हुआ था। ये तो बात सच्चाई है। अब रिजल्ट तो आया नहीं था, ये अब आप सभी को भी पता है कि आंसर की तक उन्होंने जारी नहीं की थी और मैं ही नहीं परेशान था उससे, कई बच्चों ने परेशान, उनके 136 नंबर थे लेकिन उनका रोल नंबर भी नहीं था उन्होंने उसमें रिजल्ट में। तो परेशानी बहुत हुई थी, हमें ही नहीं बहुत बच्चे परेशान हुए थे कि सर ये कैसा हो गया, वो कैसा हो गया। बहुत आयोग से लड़े, बहुत सर से कहा कि मेरा ये करवा दो वो करवा दो, लेकिन वो माने ही नहीं। वो कहने लगे कुछ नहीं होने वाला, अब जो हो गया सो हो गया, अब कुछ नहीं होगा, मतलब जो है उसे पढ़ते रहो। और आपको मैं यही कहूँगा कि आप पढ़ते रहिए, जहाँ रहिए खुश रहिए। सो कल की वीडियो पार्ट 4 आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, तो आप वीडियो को देखिएगा, पूरा फुल वॉच कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। सो मिलता हूँ इस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लव यू, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।